साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानशाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम BSKG 171 का संपूर्ण प्रश्नों उत्तर गाइड, इसमें आपको क्या मिलेगा। इसमें पिछले 3 बार के एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2025 का, दिसंबर 2025 का जो जून जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था वो, और इससे पीछे का सभी क्वेश्चंस है। इसमें टोटल 20 से 21 पेज है। अगर मैं एक बार में सारा करा दूं तो वीडियो लगभग 45 से 1 घंटे के बीच का हो जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बीच में लगेगा क्या इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए तो 2 पार्ट में वीडियो बनेगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो एक ही बार में ये ख़त्म हो जाएगा। भले वीडियो लंबा होगा, अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो इसको 2 बार में 2x भी करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सौंदर्य की परिभाषा व परिचय लिखिए। सौंदर्य यानी ब्यूटी का अर्थ है वह गुण जिसे देखकर, सुनकर या महसूस करके हमारे मन को खुशी, आनंद और शांति मिलती है। भारतीय दर्शन में इसे सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में देखा गया है, यानी जो सत्य और कल्याणकारी है वही सुंदर है। सौंदर्य केवल बाहरी रूप रंग में नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के विचारों, कला और मन के भावों में भी होता है। जब कोई वस्तु या दृश्य हमारे मन को छू लेता है और हमें एक अनोखा सुख देता है तो उसे सौंदर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौंदर्य की पाश्चात्य अवधारणा का लेख लिखें। सौंदर्य पाश्चात्य देशों में सौंदर्य को एथिक्स कहा जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिक ने इस पर अपने विचार दिए। पाश्चात्य विचार में सौंदर्य को 2 तरह से देखा गया है। पहला, वस्तुगत यानी सुंदरता वस्तु के आकार और बनावट में होती है। दूसरा, आत्मगत यानी सुंदरता देखने वालों की आंख और उसकी सोच होती है। पाश्चात्य दर्शन में कला और प्रकृति की सुंदरता को समझने के लिए तर्क और बुद्धि का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रस विषयक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस का मतलब काव्य यानी नाटक को पढ़ने देखने से मिलने वाली परम आनंद है। रस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रस के मुख्य 4 अंग होते हैं। सबसे है, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो सबसे पहला को देखते हैं। जो भाव हमारे मन में हमेशा छिपे रहते हैं, जैसे प्रेम, गुस्सा और दुख। दूसरा है विभाव, जिसके कारण भाव जगता है, जैसे नायक यानी हीरो हीरोइन या सुंदर माहौल देखकर। तीसरा है अनुभाव, भाव जगने पर हमारे शरीर में होने वाली हरकत, जैसे मुस्कुराना या रोना, हंसना। नेक्स्ट आता है संचारी भाव, मन में आने वाले छोटे छोटे भाव, जैसे थोड़ी देर के लिए चिंता या दुख होना या इमोशनल होना। नेक्स्ट है साहित्य में प्रमुख सौंदर्यात्मक ध्वनि तत्व की व्याख्या कीजिए। साहित्य में ध्वनि तत्व का अर्थ है छिपे हुए गहरे अर्थ का होना। आचार्य आनंदवर्धक ने ध्वनि सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि कविता या कहानी में केवल सीधा सीधा अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि शब्द के पीछे जो एक सुंदर और गहरा अर्थ छिपा होता है वही काव्य की असली आत्मा है। जब कोई पाठक उस छिपे हुए सुंदर अर्थ को समझता है तो उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। इसी को सौंदर्यात्मक ध्वनि तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित सौंदर्य शास्त्र दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें सौंदर्य को बहुत ही पवित्र और प्राकृतिक रूप से दिया गया है।
नायिका शकुंतला का सौंदर्य किसी महल की सजावट का मोहताज नहीं है, बल्कि वह प्रकृति के बीच यानी प्रकृति के आश्रम में रहकर भी अत्यंत सुंदर दिखती है। कालिदास ने दिखाया कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप से बढ़कर आंतरिक सादगी, लज्जा और प्रेम में होता है। इसमें प्रकृति और मनुष्य के सौंदर्य को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है संचारी भाव क्या है? संचारी भाव के वेदों की व्याख्या कीजिए। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में पानी के बुलबुले की तरह उठते और तुरंत गायब हो जाते हैं। ये अस्थायी भाव को मजबूत करने के लिए आते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। आचार्य ने इसकी कुल संख्या 33 मानी है। उदाहरण के लिए जैसे चिंता, घमंड, शंका, आलस्य, मोह, हर्ष, खुशी और स्मृति यानी याद आना, ये मन में लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इसे विभावचारी भाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखना है आनंद वर्धन में। सरल उत्तर देखें। आचार्य आनंद वर्धन भारतीय काव्य शास्त्र के एक महान विद्वान थे। उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी। उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वनिया लोक में लिखा है कि काव्यवस्था आत्म ध्वनि नेक्स्ट है प्रश्न 2 का ए नंबर। आनंद वर्धक। आचार्य आनंद वर्धक भारतीय काव्य शास्त्र के एक महान विद्वान थे। उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी। उन्होंने अपना ग्रंथ ध्वनिया लोक में लिखा है काव्यशय आत्मा ध्वनि अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। उनके अनुसार एक अच्छी कविता वही है जिसमें शब्द के सीधे अर्थ के अलावा एक गहरा व्यसनात्मक अर्थ निकलता हो जो पाठक के दिल को छू ले। नेक्स्ट है सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची। सौंदर्य शब्द के प्रमुख पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: सुंदरता, शोभा, सुषमा, चारुता, मनोहारिता और लावण्य। इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रकृति की आकर्षक और मनमोहक सिद्धांत को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विश्वनाथ के अनुसार रस स्वरूप। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है: वाक्याम रसनात्मकम काव्यत्तम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इनके अनुसार रस अखंड है, वह स्वयं प्रकाशमान है और उसे महसूस करते समय पाठक को ईश्वर को प्राप्त करने जैसा सुख आनंद मिलता है। रस का अनुभव पूरी तरह से अलौकिक होता है। नेक्स्ट है भट्ट लोटक का रस सिद्धांत। भट्ट लोटक भरत मुनि के रस सूत्र के पहले व्याख्यातकार हैं। उनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। उसका मानना है कि रस मूल रूप से ऐतिहासिक पात्रों जैसे राम या सीता में पैदा होता है। जब कोई अभिनेता स्टेज पर उनका अभिनय करता है तो वह खुद पर उन पात्रों का आरोप कर लेता है। दर्शक का
दर्शक उस अभिनेता को ही असली पात्र मानकर रस का आनंद लेता है। नेक्स्ट है रसानुभूति की मानसिक अवस्थाएं। जब हम किसी नाटक या कविता का आनंद लेते हैं तो हमारे मन में कई तरह के बदलाव आते हैं। रसानुभूति की मानसिक अवस्था का मतलब है कि हमारे मन शारीरिक चिंताओं को भूलकर पूरी तरह से उन कला या काव्य में डूब जाता है। इस अवस्था में मन एकाग्र फोकस्ड हो जाता है। हृदय में दया, करुणा या खुशी के भाव जागृत होते हैं और व्यक्ति कुछ समय के लिए खुद को भूलकर एक परम सुख का अनुभव करता है। जैसे कि कोई रामलीला देखा जाता है या तो फिर जब कोई फिल्म देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं और शांत हो जाते हैं, या फिर कभी हंसी आता है तो हंस भी लेते हैं, कभी दया आ जाती है, कभी करुणा हो जाती है, कभी खुशी आ जाती है। तो इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ललित कला और सौंदर्य। ललित कला फाइन आर्ट्स का मतलब उन कला से है जो हमारे मन को खुशी और मानसिक आनंद देती है, जैसे संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और काव्य कला। ललित कला का मुख्य उद्देश्य ही सौंदर्य की रचना करना है। जब कोई कलाकार अपनी कला के माध्यम से सुंदरता को प्रकट करता है, जैसे कि कोई मूर्ति बनाता है, तो उसे देखकर या सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ललित कला और सौंदर्य का आपस में बहुत गहरा अटूट संबंध होता है। अब है भाग 2, जिसमें जून 2025 की परीक्षा में जो प्रश्न आए थे खंड ए और खंड बी में, उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में ललित कला की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, सरल उत्तर देखिए, ललित कलाएं जैसे संगीत, पेंटिंग और कविता सौंदर्य को व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। एक चित्रकला रंगों से, एक संगीतकार सुरों से और एक कवि शब्द से सुंदरता को दुनिया के सामने लाता है। ललित कला का कोई व्यवहारिक उपयोग जैसे पेट भरना या मकान बनाना नहीं होता है, बल्कि इसका एकमात्र काम हमारे मन को सुंदर और सुखद अनुभव देना होता है। कला के बिना सौंदर्य को महसूस करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य का अभिप्राय क्या है। रसानुभूति की मानसिक अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। सौंदर्य का अभिप्राय उस आकर्षक और आनंद से है जो हमारे किसी मन को देखकर मिलता है। रसानुभूति की मानसिक अवस्था का अर्थ है वह मानसिक स्थिति जब पाठक या दर्शक का मन पूरी तरह शुद्ध और एकाग्र हो जाता है, वह अपनी निजी समस्याओं को भूल जाता है और कला के आनंद में लीन हो जाता है। इसे आचार्यों ने सत्वेद्रिक कहा है, जहाँ केवल सुख और शांति का अनुभव होता है। नेक्स्ट है भरत मुनि के रस निष्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का एक प्रसिद्ध सूत्र दिया है। वो प्रसिद्ध सूत्र यहाँ पे दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। विभावानुभाव व्यभिचारिक संयोगा, और यहाँ पे क्या है, दृश्य निष्पत्ति। इसका आसान मतलब यह है कि हमारे मन के अस्थायी भाव के साथ विभाव, कारण, अनुभाव, शारीरिक क्रिया और संचारी या व्यभिचारी भाव आने वाले छोटे भाव मिलते हैं। जब रस का जन्म होता है
जैसे मन में सोया हुआ प्रेम भाव या अनुकूल वातावरण पता है तो वह श्रृंगार रस में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य दर्शन की व्याख्या कीजिए। भारतीय सौंदर्य दर्शन पूरी तरह से अध्यात्म और आनंद पर आधारित है। भारत में सुंदरता को सिर्फ बाहरी शरीर या रूप तक सीमित नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि असली सुंदरता आत्मा में होती है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर की सबसे बड़ा सुंदर रूप है। ईश्वर ही सबसे बड़ा सुंदर रूप है। जब हम किसी कला, प्रकृति या अच्छे व्यवहार में सुंदरता देखते हैं तो वास्तव में उसी परम शक्ति का एक छोटा सा अंश होता है। यह दर्शन हमें मानव की पवित्रता सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य के भागों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सौंदर्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक बाहरी सौंदर्य एक्सटेंशनल ब्यूटी और दूसरा है आंतरिक सौंदर्य इंटरनल ब्यूटी। सबसे पहले देखते हैं बाहरी सौंदर्य, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का रूप, रंग, फूल, पहाड़ या सुंदर चित्र। उसके बाद आता है आंतरिक सौंदर्य इंटरनल ब्यूटी, जिसे आंखों से देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का विचार, गुण, दयालुता, प्रेम, सच्चाई और मधुर व्यवहार। आंतरिक सौंदर्य की अस्थाई और सच्चा होता है। नेक्स्ट है, सौंदर्य के सौंदर्यात्मक तत्वों वक्तृत्व और औचित्य की व्याख्या कीजिए। वक्तृत्व, आचार्य कुंतक ने कहा था कि बात को सीधे सीधे ना कहकर एक अनोखे और घुमावदार तरीके से कहना ही वक्तृत्व है। यह कविता को सुंदर बनाती है। औचित्य, आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा था कि कविता में हर चीज का अपनी सही जगह पर होना औचित्य है। जैसे युद्ध के वर्णन में वीरता की बात अच्छी लगती है, प्रेम की नहीं। सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग ही औचित्य है और यही सौंदर्य को बनाए रखता है। नेक्स्ट आता है टिप्पणी। ये टिप्पणी यानी जिसको हम कमेंट कहते हैं, विश्वनाथ और कुंतक के बारे में। आचार्य विश्वनाथ रस के बहुत बड़े समर्थक थे, जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा मानी। वहीं दूसरी ओर आचार्य कुंतक ने वक्तृत्व सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि सीधा बात में कोई सौंदर्य नहीं होता जब तक उसमें टेढ़ेपन या चमत्कारी घुमावदार ना हो। ये दोनों आचार्य काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अलग अलग रास्तों की बात करती है। नेक्स्ट टिप्पणी है सौंदर्य की विशेषताएं। सौंदर्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है, यह मन को तुरंत आकर्षित करता है और खुशी देता है या फिर दुख भी देता है। सौंदर्य अनोखा होता है, इसे देखकर मन में कोई स्वार्थ नहीं रहता। नेक्स्ट है, यह परिवर्तनशील होता है और समय के साथ बाहरी सौंदर्य बदल जाता है। नेक्स्ट है, सच्चा सौंदर्य हमेशा नवीन यानी कि नया महसूस होता है, उसे बार बार देखने पर भी मन नहीं भरता है। नेक्स्ट है करुण रस। टिप्पणी 3, करुण रस का अस्थायी भाव शोक यानी दुख होता है। जब हमारी कोई बहुत प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है या किसी अपने का हमेशा के लिए मृत्यु या बिछड़ जाता है, तब हृदय में जो गहरा दुख पैदा होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी रोते हुए असहाय व्यक्ति को देखकर मन में जो दया और दुख का भाव आता है वह करुणा रस की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट टिप्पणी है पाश्चात्य सौंदर्य दर्शन की विशेषताएं। पाश्चात्य वेस्टर्न सौंदर्य दर्शन
ज़्यादातर विज्ञान, तर्क और इंसानी नज़रिए पर टिका है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह कला और सौंदर्य की बुद्धि के स्तर पर विश्लेषण करता है। इसमें यथार्थवाद यानी जो जैसा है वैसा दिखना पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और यह इस बात की खोज करता है कि हमारे दिमाग और इंद्रियां को कोई चीज़ सुंदर क्यों लगती है। नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव मन की चंचल तरंगों की तरह होती है। ये अस्थाई भावों को जगाने में मदद करता है और खुद गायब हो जाता है। जैसे पानी में लहरें उठती है और विलीन हो जाती है, वैसे ही ये भाव जैसे डर, हर्ष, चिंता थोड़ी देर के लिए आकर रस के अनुभव को गहरा बनाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर। ये कौन सा दिसंबर का है? ये है 2024 का जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं शुरू में बोला था कि इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन कोई खास इसमें है नहीं और इसमें बस बेसिक समझना है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बस आप इसको समझ जाइए और लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है सौंदर्य की परिभाषा देते हुए भारतीय सौंदर्य दर्शन पर प्रकाश डालिए। जो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगा। सौंदर्य का अलौकिक गुण जो हमारे अंतःकरण को आनंदित करता है। भारतीय सौंदर्य दर्शन के अनुसार सुंदरता केवल आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि यह साक्षात ईश्वर का रूप है। भारतीय आचार्यों ने माना है कि जब हम किसी अत्यंत सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर का साहित्यिक गुण जग जाता है और हमें जो रस मिलता है वह भगवान की भक्ति से मिलने वाला आनंद जैसे ही पवित्र होता है। नेक्स्ट है साहित्य शास्त्र के अनुसार भाव, विभव और अनुभव को स्पष्ट कीजिए। भाव हमारे मन की भाव जैसे प्रेम या क्रोध। नेक्स्ट है विभव, वह कारण जिसे भाव जगता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक है आलंबन, जिस व्यक्ति को देखकर भाव जागे, और दूसरा है उद्दीपन, आसपास का माहौल जैसे चांदनी रात या एकाग्र। चांदनी रात में क्या होता है पता है। नेक्स्ट है अनुभाव, भाव जगने के बाद शरीर पर दिखने वाले लक्षण जैसे सांप को देखकर डर जाना, डर के मारे कांपना, चेहरे का लाल होना, जैसे कि किसी को देखकर बहुत गुस्सा होता है तो चेहरे का लाल हो जाता है, ठीक है। यह खुशी से ताली बजाना, जैसे कि कुछ आप देखते हैं, अगर उसका बात सही हो जाता है तो खुशी से ताली बजाते हैं। कभी कभी लोगों का देख के भी ताली बजा देते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें 2 को भागी था। हाँ, रस को जगाने वाले 3 प्रमुख तत्व हैं जो कि बता दिए। क्या है विभव, भाव और अनुभव। नेक्स्ट है रसों की संख्या बताते हुए श्रृंगार एवं हास्य रसों की उत्पत्ति को समझाएं। आचार्य भरत मुनि ने शुरू में 8 रस मानते थे। आचार्य भरत मुनि जो थे वो शुरू में 8 रस मानते थे, लेकिन बाद में आचार्य ने शांत रस को जोड़कर मुख्य रसों की संख्या 9 कर दी, ठीक है, जिसको नव रस कहते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, ये सब है। तो इसमें देखिए सबसे पहले श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव प्रेम है। क्या है? प्रेम है। जब नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव आता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हास्य रस, इसका अस्थाई भाव हंसना है। इसमें भी होगा जब इसका अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। जब नायक और नायिका के मन में या फिर कोई कॉमेडियन आ जाता है और जहाँ पे एक हंसी वाला सीन क्रिएट होता है, उस समय आता है हास्य रस। जैसे कि देखिए, जब हम किसी भी अजीब वेशभूषा, अजीब हरकत या अनोखी बातों को देखते सुनते हैं
तो मन में हंसी का भाव आ जाता है। इससे हास्य रस पैदा होता है। नेक्स्ट है, साहित्य में प्रमुख सौंदर्यात्मक तत्व वक्रोक्त को समझाएं। वक्रोक्त को समझाएं। वक्रोत वक्रोक्ति का सरल अर्थ है टेढ़ा या अनोखा बात। आचार्य कुंतक ने कहा था कि साधारण बातचीत की भाषा अलग होती है, लेकिन साहित्य या कविता में बात को सीधे न कहकर एक सुंदर, घुमावदार और प्रभावशाली तरीके से कहा जाता है। यह अनोखापन पाठक को अपनी ओर खींचता है और कविता में सौंदर्य पैदा करता है। बिना वक्रोक्ति के काव्य नीरस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सौंदर्य शास्त्रीय विचारक आचार्य भरत, आनंदवर्धक एवं अभिनय गुप्त की कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसका देखिए आंसर क्या होगा। इन तीन महान विचारकों की मुख्य रचनाएं और योगदान इस प्रकार है। आचार्य महामुनि, इसकी महान कृति का नाम नाट्य शास्त्र है। इसे पांच वेद भी कहा जाता है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, जिसमें नाट्य और रस सिद्धांत की पहली बार पूरी व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट है आचार्य आनंदवर्धक, इसका मुख्य कृति ध्वन्यालोक है। इन्होंने इसमें ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की और बताया कि छिपा हुआ अर्थ ही काव्य का सौंदर्य है। नेक्स्ट है आचार्य अभिनवगुप्त, इन्होंने अभिनव भारतीय नाट्य शास्त्र पर टिका है और ध्वनिक लोचक जैसे महान कृतियां लिखी। इन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया और रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना। नेक्स्ट है, इसमें इस प्रश्न में ए और बी दोनों है। पहला है अनुभाव पर टिप्पणी लिखना एवं भट्टलोटमक का रस सिद्धांत। इसमें देखिए अनुभाव आता है सबसे पहले। मन में भाव जगने के बाद शरीर द्वारा की जाने वाली बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे गुस्सा आने पर आंख लाल होना, डर लगने पर पसीना आना। यह आनंद के भाव का बाहरी सबूत होता है। नेक्स्ट है भट्टलोटक का सिद्धांत। उन्होंने उत्पत्तिवाद दिया, जिसके अनुसार रस मूल रूप से नाटक के वास्तविक पात्रों में उत्पन्न होता है और दर्शक केवल उनका अनुमान लगाता है या अभिनेता पर उनका आरोप देखता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 का ग और घ, हास्य रस के भेद एवं आचार्य विश्वनाथ। हास्य रस के भेद। आचार्य ने हास्य रस के मुख्य 6 भेद बताए हैं। एक स्मित, जिसमें हल्की मुस्कान होती है। दूसरा है हस्ती, यानी इसमें मुस्कुराना होता है। तीसरा है विहसित, इसमें हंसना होता है। तीसरा है अपहसित, जोर से हंसना होता है। तीसरा है अपहसित, जिसमें अजीब तरीके से हंसना। और चौथा है अति हसित, यानी लोटपोट होकर हंसना। आचार्य विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी के महान विद्वान थे। इन्होंने साहित्य दर्पण में
दर्पण में साफ कहा कि रस के बिना कोई भी रचना काव्य नहीं, रस के बिना कोई भी रचना काव्य नहीं कहला सकती, रस ही साहित्य का प्रमाण है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्षेमेंद्र एवं रस के भेद। आचार्य क्षेमेंद्र इन्होंने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ लिखा। इसका मानना था कि उचित स्थान पर उचित वस्तु का होना ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। और नैतित्य, गलत जगह गलत बात से रस भंग हो जाता है। जैसे कि कहीं युद्ध हो रहा है तो वहाँ जिसके बीच युद्ध हो रहा है उसके वीरता के बारे में बात करना, ना कि उसके प्रेम के बारे में बात करना। नेक्स्ट है रस के भेद। साहित्य शास्त्र में कुल 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार, इसमें प्रेम होता है। हास्य, जिसमें हंसी होता है। करुणा, इसमें शोक मनाया जाता है। रौद्र, इसमें क्रोध आता है। वीर, ये इसमें उत्साह आता है, जैसे कि लड़ने का उत्साह या किसी चीज़ का। और फिर भयानक, इसमें डर आता है। और विभत्त, इसमें घृणा आती है किसी चीज़ को देखकर। दूसरा है अद्भुत, यानी आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देखकर। और नेक्स्ट है शांत, यानी वैराग्य। बाद में वात्सल्य, बच्चों के प्रति प्रेम और भक्ति रस को भी जोड़ा गया। तो आपका ख़त्म हो गया। ये था पूरे पिछले 3 एग्ज़ाम में होने वाले सभी क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट आंसर। और आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। बस आपका एग्ज़ाम में लिखने के लिए काफ़ी हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ करना है, अपने एग्ज़ाम में राइटिंग बना के लिखनी है। और क्या करना है, हाँ, और पेज को खाली नहीं छोड़ना है। बस आपका एग्ज़ाम सफल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट कॉर्ड क्या होने वाली है, ये आप कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और एक बात आपसे बोलना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ अगर अच्छा लगे, आपका कुछ इससे काम बने, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट, कुछ पॉजिटिव कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।